तो भाई बच्चों, चैप्टर का नाम है फॉरेन एक्सचेंज रेट। क्या होती है फॉरेन एक्सचेंज रेट? इस दुनिया में कई सारे देश हैं, कई सारे देश हैं। और बेटा, हर देश की अपनी एक करेंसी है। जैसे इंडिया की करेंसी है रुपीस, जिसको आईएनआर कहा जाता है। जैसे पाकिस्तान की करेंसी है पाकिस्तानी रुपीस। ओके। बांग्लादेशी करेंसी मालूम है किसी को क्या है? क्या है बांग्लादेशी करेंसी? बांग्लादेश की करेंसी है टका। है ना, हम बोलते हैं ना 2 टके का आदमी, है ना, वो वाला टका, है ना। ये बांग्लादेशी करेंसी है। चलो, ये बांग्लादेशी करेंसी हो गई। इसके बाद अगर हम देखें यूएसए की जो करेंसी है, वो आपकी कौन सी है? यूएस डॉलर्स। ओके। स्विट्जरलैंड की करेंसी क्या है? स्विस फ्रैंक। इधर से आपकी जापान की करेंसी क्या है? जापानी येन्स, जापानीज येन बोलते हैं इसको, है ना। और जो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल करेंसी मानी जाती है, दैट इज यूके पाउंड। जो यूके की करेंसी है दैट इज पाउंड स्टर्लिंग। ओके, बहुत ज्यादा वैल्यू की होती है। कुवैत की होती है दिनार, है ना। ऐसे करके बच्चों, ये हर कंट्री की अपनी अपनी करेंसी होती है। हर कंट्री की अपनी अपनी करेंसी होती है। ठीक है। अब बच्चों, एक सिस्टम है जो हमें समझना चाहिए इस चैप्टर को पढ़ने से पहले। सिस्टम है कि भाई, हर कंट्री के पास अपनी अपनी करेंसी है, वो तो ठीक है, लेकिन क्या हर कंट्री को दूसरी कंट्री की करेंसी की भी जरूरत है क्या? तो इसके लिए जरा एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं पहले, है ना। जैसे मान लो ये हमारा इंडिया है। हाँ, इसमें राइटिंग ठीक आ गई है, माउस अच्छा है। ये हमारा इंडिया है और इधर बच्चों हम ले लेते हैं यूएसए। ये यूएसए है, ठीक है। इंडिया एंड यूएसए। अब देखो, इंडिया में कुछ ऐसा गुड्स या कमोडिटी है जो नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं? यूएसए से इंपोर्ट कर रहे हैं। हम यूएसए से इंपोर्ट कर रहे हैं। हमने यूएसए से कोई गुड्स परचेज किया है। ओके। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम यूएसए लिख देते हैं यहां पे। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम यूएसए। और वो जो गुड्स आपने परचेज किया है बच्चों, वो है आपके $20,000 का। ठीक है, बहुत ज्यादा हो गया मालूम है, लेकिन कोई बात नहीं, एग्जाम्पल लेते हैं। $20,000 का। चलो ठीक है, इंडिया ने गुड्स रिसीव कर लिया है। अब मेरा तुम लोगों से क्वेश्चन ये है, मुझे ये बताओ कि इंडिया में जो इंपोर्टर था, वो जब यूएसए वाले बिजनेसमैन को पेमेंट करेगा, तो पेमेंट कौन सी करेंसी में करेगा? रुपीज में या डॉलर्स में? डॉलर। डॉलर में। डॉलर। सर रुपीज। कितने लोग हैं जो रुपीज बोल रहे हैं? आयुष ने बोला एक तो, ओके। और कौन बोल रहा है रुपीस की पेमेंट रुपीज में होगा? अक्षु भी बोल रहा है रुपीज में होगा। अच्छा, और कोई है? तीसरा कौन है ये? ओके, पीयूष ने भी बोल दिया है रुपीज में होगा, कीर्ति ने भी बोला रुपीज में होगा। अच्छा, चलो, करेक्ट आंसर मैं बताता हूं तुम लोगों को। बच्चों, करेक्ट आंसर है इसका पेमेंट होगा डॉलर्स में। और ऐसा क्यों? रिकॉर्डिंग चालू है प्रियांशी? क्यों होगा? देखो यार, एक बड़ा कॉमन सा रूल है। हर कंट्री में उनकी अपनी करेंसी सिर्फ एक्सेप्टेबल होती है। मुझे बताओ, वो यूएसए वाला बिजनेसमैन है, वो क्यों ये चाहेगा कि वो आपसे रुपीज में पेमेंट ले, फिर वो खुद मेहनत करके उसको कन्वर्ट करवाए? ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो आप जो उसको पेमेंट करोगे, जो पेमेंट आप करोगे, वो पेमेंट होगा डॉलर्स में, इन डॉलर्स। ये पक्की बात है। तो आपको दूसरी कंट्री से अगर कुछ परचेज करना है, तो आपको पेमेंट उनकी करेंसी में करना होगा। इसी तरह से चलो मैं इसको उल्टा करता हूं। मान लो कि आपसे कोई कंट्री परचेज कर रही है या आप सेल कर रहे हो। हमारा इंडिया जो है ये एक्सपोर्टर बन गया। चलो, हम सेल कर रहे हैं। किसको सेल कर रहे हैं? यूएसए में एक कोई बिजनेसमैन है, उसको हम कोई कमोडिटी सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे लिए ये एक्सपोर्ट है। सेल ऑफ गुड्स बाय इंडिया। ठीक है,
सेल ऑफ गुड्स बाय इंडिया, इंडिया गुड्स बेच रहा है। अच्छा, अब इंडिया गुड्स बेच रहा है तो यूएसए वाले से हम पेमेंट लेंगे। तो बेटा यूएसए वाला जो हमें पेमेंट करेगा, अच्छा गुड्स कितने का है पहले वो भी हम बातचीत कर लेते हैं। गुड्स है 15 लाख रुपीस का, जो आपने वहां पे एक्सपोर्ट किया है, इंडिया से एक्सपोर्ट हुआ है, यूएसए में इंपोर्ट हुआ है। तो वो जो इंपोर्टर है यूएसए में, वो जो आपको पेमेंट करेगा, वो पेमेंट करेगा इन टर्म्स ऑफ व्हाट, डॉलर्स और रुपीस? आंसर दें। डॉलर्स। सर रुपीज। रुपीज। अभी तो बताया बेटा, आंसर है रुपीज। रुपीस। क्योंकि इंडिया वाला जो बिजनेसमैन है, मुझे बताओ हमारे इंडिया में क्या डॉलर्स चलते हैं क्या? अगर चलते होते तब तो मैं ले लेता, नहीं चलते ना। हर कंट्री में, हाँ देखो कुछ कंट्रीज ऐसी भी हैं जहां पे फॉरेन करेंसीज चलती है। फॉर एग्जांपल, ज्यादा मैंने स्टडी तो नहीं की इसके बारे में, लेकिन एक हमारे आसपास बहुत एक अच्छा टूरिस्ट प्लेस है जिसको मालदीव बोलते हैं। वहां पे उनकी एक अपनी करेंसी है, मालदीवियन रुपया, नॉट रुपया, रुपया। वो रुपया उनकी अपनी करेंसी है, लेकिन वहां उनकी खुद की करेंसी से ज्यादा यूएस डॉलर चलता है, जबकि यूएस से वो कितना दूर है, फिर भी देखो वहां पे यूएस डॉलर चलता है ना। तो ऐसी कंट्रीज भी हैं, लेकिन हम वहां पे ये एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एक नॉर्मल कंट्री की। हर कंट्री ने अपनी करेंसी क्यों बनाई है? ताकि उनके यहाँ पे एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज वो यूज हो सके। मनी चैप्टर में पढ़ा था ना हम लोगों ने, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज वो यूज कर सके, कॉमनली एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो बच्चों ये जो रुपीज है, हमारे इंडिया में इसके अलावा कुछ नहीं चलता, दुकान पे डॉलर लेके जाओगे नहीं चलेगा। इसीलिए अगर आप Excuse me, किसी से sir. पेमेंट लोगे, एक सेकंड बेटा लेट मी कंप्लीट, अगर आप किसी से पेमेंट लोगे तो वो रुपीज में होगा, और अगर आप किसी को पेमेंट करोगे तो वो उनकी कंट्री की करेंसी में होगा। ये हेडेक आपकी है कि आप कैसे उसको कन्वर्ट करते हो। तो जैसे यूएसए वाला हमें पेमेंट करने वाला है 15 लाख रुपीस, लेकिन उसके पास तो रुपीस नहीं है, उसके पास तो डॉलर है। तो वो कहां जाएगा? वो उसकी यूएसए में जो एक एक्सचेंज सेंटर होगा वहां पे जाएगा, जो फॉरेक्स होगा वहां पे जाएगा, या उनका डिपार्टमेंट जो भी है, वहां जाके वो कन्वर्ट करवाएगा। ओके, और वो कन्वर्ट करवा के इंडिया वाले बिजनेसमैन को ट्रांसफर कर देगा 15 लाख रुपीस। वो अपने डॉलर्स देकर के पहले 15 लाख परचेस करेगा। देखो यूएसए वाला क्या कर रहा है, यूएसए वाला अपने डॉलर्स देगा, डॉलर्स देकर के पहले वो उनको कन्वर्ट करवाएगा 15 लाख रुपीस में, उसके बाद वो पेमेंट कर देगा आपको 15 लाख रुपीस का। ओके, और ये जो कन्वर्जन हुआ है बच्चों, ये एक रेट से होता है। हम जनरली जानते हैं कि जैसे $1 अगर हमको परचेस करना है तो हमें कितने रुपीस खर्च करने पड़ेंगे? लगभग 70 रुपीस। ओके, ऑलमोस्ट इतने आपको खर्च करने पड़ेंगे। ये बच्चों कहलाती है एक्सचेंज रेट या रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, अब मैं आपको पहले तो फॉरेन एक्सचेंज का मतलब समझाता हूँ। हाँ पहले तो एक प्रॉब्लम पूछ लो भाई, किसने पूछी थी बेटा? बोलो कौन क्या कह रहा था? सर मैंने। हाँ बोलो। सर अगर ये यूएसए वाले जो सर डॉलर की पेमेंट करेंगे इंडिया में, तो सर इनको तो कम देना पड़ेगा ना सर, एज कम्पेयर टू नहीं नहीं इंडिया नहीं, अगर नहीं उनको ऐसा देगा यूएसए को। ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। जिस कंट्री को जितना मिलना चाहिए उतना ही मिल रहा है ना। आपने रेट पहले से ही बढ़ा के बता रखी ना बेटा, इंडिया वाला जितना चाहता है उसको उतना मिल रहा है। मुझे बताओ, मैं 15 लाख चाहता हूं ना, तो मुझे 15 लाख मिल रहे हैं। ओके, और उसके कंपैरिजन में यूएसए में जो करेंसी की वैल्यू है वो उतनी नहीं है बेटा, वो अलग है। मतलब अल्टीमेटली इक्विवेलेंट ही पे करना पड़ रहा है। ना तो हम इतने बेवकूफ है, ना वो इतने बेवकूफ है, ना हम इतने बेवकूफ है कि हम कम ले लेंगे, ना वो इतने बेवकूफ है कि वो हमें सस्ते में निपटाएंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। तो याद रखना कि हमें 15 लाख मिल रहे हैं और उसे जितना पे करना चाहिए उसने पे किया है। अब तेरे कहने का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि सर 15 लाख रुपए आप ले रहे हो ना, तो उनसे भी 15 लाख डॉलर खर्च करवाओ। बेटा वो पॉसिबल नहीं है ना। क्योंकि यही तो हम पढ़ने वाले हैं कि हर करेंसी की वैल्यू दूसरी कंट्री की करेंसी के तुलना में या कंपैरिजन में अलग अलग होती है, वेरी करती है। बात समझ में आ रही बोलती जो बोल रहा हूं? यस सर। हाँ, तो ये चीज प्रैक्टिकल नहीं जो तुमने बोली है ना। और कोई कुछ पूछना चाह रहा है बेटा? नहीं तो आगे बढ़ो। सर हाँ बोलो। सर अगर जो प्राइवेट कंपनीज होती है, अगर वो गुड्स को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करवाती है, तो सर उनके पास ये डॉलर्स वगैरह होना जरूरी है क्या सर? नहीं बेटा, वो भी एक्सचेंज करवाते हैं, है ना। इसके लिए ऑथराइज सेंटर्स होते हैं जिनको फॉरेन एक्सचेंज सेंटर्स बोलते हैं, है ना। कई सारे बैंक्स भी ये काम करते हैं, है ना।
तो वहां पे ये काम होता है, आप अपने पास रखते नहीं हो पहले से, ठीक है, कि चलो यार रख लेते हैं, देखेंगे जितना होगा, ये स्पेकुलेशन एक्टिविटी में आ जाता है। फिर अगर आप ऐसा करते हो तो मतलब आप सट्टा लगा रहे हो, आप वेट कर रहे हो प्राइस के बढ़ने का या कम होने का, है ना। अभी धीरे धीरे चैप्टर जैसे आगे बढ़ेगा। अच्छा, आज मैं क्या कर रहा हूँ, आज मैं सिर्फ बच्चों आपको पूरे चैप्टर का एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। तो पहली बात हमने क्या पढ़ी, आज सभी लोग बहुत ध्यान से सुनना बेटा। अभी तक हमने ये देख लिया कि हर कंट्री की अपनी करेंसी होती है, नंबर 1 चीज। नंबर 2 कि हर कंट्री सिर्फ अपनी ही करेंसी एक्सेप्ट करती है, दूसरी करेंसी एक्सेप्ट नहीं करती है, ओके। लेकिन हर कंट्री को हर कंट्री की करेंसी रखनी जरूर पड़ती है। क्यों? अभी बात पढ़ेंगे हम लोग कि भाई इसकी जरूरत आखिर क्यों होती है। क्योंकि आपको बहुत सारी परचेजिंग करनी होती है, आपको लोन्स का रिपेमेंट करना होता है, आपको कई एक्टिविटीज करनी होती है जिनके लिए आपको दूसरी कंट्री की करेंसीज चाहिए बेटा। आपको यूएस का डॉलर चाहिए क्योंकि यूएस के साथ आपको बहुत सारे ट्रांजेक्शन करने हैं, ओके। और वो पैसा आपके पास आता कहां से है, उसके भी ट्रांजेक्शन से, वो भी हम देखेंगे, है ना। तो हर कंट्री को दूसरी कंट्री की करेंसी की जरूरत है, नंबर 1 चीज। नंबर 2 फॉरेन एक्सचेंज। पहली बात तो होता क्या है, अगर मैं बात करूं बेटा इंडिया की, ये वर्ड बड़ा कंफ्यूज करता है लोगों को, मैं तुमको यही क्लियर कर दूं। इंडिया की करेंसी क्या है, सबको पता है, रुपीस। रुपीस के अलावा जितनी भी करेंसीज हैं, चाहे डॉलर ले लो, चाहे पॉन्ड ले लो, चाहे येन ले लो, चाहे A to Z कुछ भी ले लो, कोई सी भी करेंसी ले लो, रुपीस के अलावा जितनी भी है ना, वो इंडिया के लिए क्या कहलाएगी, फॉरेन एक्सचेंज। अगर यूएसए की बात करोगे तो यूएसए की खुद की करेंसी क्या है, डॉलर्स। तो उनके डॉलर्स के अलावा जितनी भी करेंसीज हैं उनके पास, वो उनके लिए क्या कहलाएगी, फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज एक क्या है, स्टॉक है। किसका स्टॉक है, फॉरेन करेंसीज का स्टॉक है, जो हर कंट्री अपने पास रखती है, क्योंकि इवेंचुअली हर कंट्री को जरूरत पड़ने वाली है दूसरी कंट्री की करेंसी की, ओके। तो हर कंट्री अपने पास दूसरी कंट्री की करेंसी रखती है और उसी को कहा जाता है फॉरेन एक्सचेंज। मैं किसको छोड़ के बात कर रहा हूं, जो हमारी खुद की करेंसी है उसको छोड़ करके बाकी जितनी भी करेंसीज हैं, जितना जितना पैसा आपने रखा हुआ है अपने पास, उन सबको कलेक्टिवली उसकी स्टॉक को मिला करके हम क्या कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं, ओके। और ये जो बच्चों फॉरेन एक्सचेंज होता है, इसमें कई कंट्रीज की करेंसी होती है जिसकी जरूरत आपको पड़ने वाली है। तो आप क्या करते हो, इनकी रेट्स डिसाइड करते हो, डिक्लेयर करते हो, उसी को हम कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट, कि एक कंट्री की एक यूनिट आप कितने रुपीस देकर के खरीद सकते हो, ओके। मैं पर्टिकुलरली बेटा इंडिया की बात करूंगा, तो किसी और कंट्री को हम अपना होम टाउन ना माने, ठीक है। हम तो इंडिया की बात कर रहे हैं, ये हमारी कंट्री है। तो मैं तो हमेशा ये बोलूंगा कि फॉरेन एक्सचेंज रेट वो होती है, क्या होती है बच्चों फॉरेन एक्सचेंज रेट, कि मैं कितने रुपीस को खर्च करके डॉलर खरीद सकता हूं, मैं कितने रुपीस को खर्च करके मैं पॉन्ड खरीद सकता हूं, मैं कितने रुपीस को खर्च करके येन खरीद सकता हूं। मतलब दूसरी कंट्रीज की एक यूनिट, ध्यान से सुने मेरे वर्ड्स को, अदर कंट्रीज की एक यूनिट हमारे इंडियन रुपीस की कितने रुपए के बराबर है। अगर आप एक डॉलर खरीदना चाहते हो तो आपको कितना खर्च करना पड़ेगा, आप अगर एक येन खरीदना चाहते हो तो आपको कितना खर्च करना पड़ेगा। इसी को बच्चों कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो पहले तो मुझे बताओ, प्रॉब्लम हम लेते हैं अभी, पहले तो मुझे बताओ क्या फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन एक्सचेंज रेट, इसका मतलब समझ में आया, यस और नो? Yes. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ओके, सर एक बार अब पूछो repeat भाई कर- प्रॉब्लम। एक मिनट भी करते हैं रिपीट, पहले पूछो भाई। भुवन ने हाथ खड़ा किया था पहले, भुवन बोल। सर वर्ल्ड बैंक से अपन लोन लेते हैं तो वर्ल्ड बैंक को भी फिर रुपीस में देना पड़ता होगा ना लोन, तो उनके पास इतने सारे रुपीस कहाँ से आए होंगे? बेटा उनके पास होता है ना, एक्चुअली वो एक 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 तरह से बोल सकते हो वर्ल्ड का एक ऑर्गेनाइजेशन है ना। एक यूएनए का, यूएनओ जो होता है हमारा, यूनाइटेड नेशंस, है ना, उसकी एक संस्था है वर्ल्ड बैंक। तो उनके पास तो होगा यार, वो एक ऐसी अथॉरिटी है, उनके पास तो ऑब्वियसली होगा, क्योंकि वो यूएनओ को बनाया कैसे गया है, कई सारी कंट्रीज को एक तरह से राजी करके कि भाई आप इसमें पार्टिसिपेट करो, तो हर कंट्री ने अपनी अपनी करेंसी वहां पे दी है ना। कई सारी कंट्रीज, अब देखो यार ये आरबीआई वाला सिस्टम है, ये तुम सब जानते हो, है ना। जैसे कमर्शियल बैंक अपना पैसा जमा भी करवाते हैं आरबीआई के पास और लोन भी लेते हैं, उसी तरह से आपका वर्ल्ड बैंक है। वर्ल्ड बैंक के पास डिपॉजिट्स भी होते हैं
और वर्ल्ड बैंक उसमें से लोन भी देता है, तो उनके पास हर कंट्री का स्टॉक होता है करेंसी का। बात समझ में आ गई भुवन? यस सर। जैसे आरबीआई का काम है वैसे उनका काम है। हाँ भवदीप अब बोल। सर जैसे कोई बंदा यूएस में काम कर रहा है और वो इंडिया में हम्म। पैसे भेजेगा, तो सर वो तो हम्म। ज्यादा पैसे भेजेगा ना सर इंडियन रुपीस के मुकाबले। नहीं, वो इंडिया और में अगर जो अपने पैसे इंडिया से वहां पे भेजेगा, भेजा, अब देखो मैं तुम्हें एक बात बताऊं, देखो एक इंडिया का जो बंदा है, जैसे भवदीप इंडिया में रहता है, भवदीप इंडिया में रहता है, भवदीप का जो बैंक में अकाउंट है, तुम्हारे बेटा अकाउंट में कभी भी डॉलर्स क्रेडिट नहीं हो सकते, ये ध्यान रखना। सामने वाला डॉलर भेज नहीं सकता ना तुमको, डॉलर कभी क्रेडिट हो ही नहीं सकते भवदीप। अगर मान ले कि मान लो तुम्हारे कोई रिलेटिव रहते हैं, कोई रिलेटिव तुम्हारे कहां रहते हैं, यूएसए में रहते हैं, कनाडा में रहते हैं, है ना। अब यूएसए से किसी ने तेरे को क्या भेजा है, $15,000 भेजे, तो क्या वो $15,000 भेजे होंगे क्या वाकई में? नहीं। क्या तेरे अकाउंट में मैसेज आया होगा मोबाइल पे, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड बाय $15,000? नहीं। आपके अकाउंट में मैसेज आता है किसका? आपके अकाउंट में आता है रुपीस का, सामने वाला रुपीस में ही भेजता है ना, ये ध्यान रखना। ओके, लेकिन हाँ उनको इन टर्म्स ऑफ आप डॉलर बोल सकते हो, इन टर्म्स ऑफ डॉलर कहा जा सकता है, ठीक है। ये पर सर आजकल जो वैल्यू तो हम बढ़ जाएगी ना इलेक्ट्रॉनिक, उनकी। क्या हो जाएगी? सर वैल्यू तो बढ़ जाएगी ना सर, जैसे वहां से आएंगे यहाँ पे तो सर ज्यादा आएंगे ना सर पैसे तो। हाँ बिल्कुल डेफिनेटली, अगर तू वहां से 1500 भेज रहा है और यहाँ पे आके वो उनकी वैल्यू 30,000 हो गई है, तो डेफिनेटली वैल्यू तो बढ़ती है, ऑब्वियसली, है ना, क्योंकि उनकी करेंसी महंगी है यार, उनका एक तुम्हारे 70 के बराबर है ना, तो ऑब्वियसली वैल्यू वैल्यू तो बढ़ेगी, है ना। लेकिन देखो आज के टाइम पे देखो क्या चलता है, इलेक्ट्रॉनिक सब कुछ होता है ना, ट्रांसफर्स इलेक्ट्रॉनिक वे में होते हैं, तो आज के टाइम पे ये चीज ऐसा हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट रुपीज में ही आती है अकाउंट में आपके, है ना। लेकिन अगर मैं थ्योरेटिकली बात करूं तो ये भी एक मीन है जिससे कंट्री के पास फॉरेन करेंसी आती है ना। अभी हम पढ़ेंगे डिटेल में आगे जाके। ओके, तो अभी मैंने सर आपको इसका बता डॉलर का दिया। वैल्यू रीजन क्या है? क्या बेटा? डॉलर की वैल्यू इतनी ज्यादा मतलब इंडियन करेंसी के हिसाब से, तो इसका कुछ तो रीजन होगा। रीजन है ना, रीजन तो पढ़ेंगे हम आगे अभी कि ये डिसाइड कैसे होती है ना, वो पढ़ेंगे हम। हर कंट्री की अपनी डिमांड और अपनी सप्लाई है फॉरेन करेंसी की। बेटा फॉरेन करेंसी कुछ नहीं है, एक कमोडिटी है। मेरी बात सुनो, तुम शोरूम में जाते हो, तुम एक शर्ट खरीदते हो, 800 रुपीज की शर्ट तुमने खरीदी, तुम मार्केट में गए, तुमने एक कचौरी खरीदी है, वो कचौरी कितने की है? 15 रुपीज की। आप मार्केट में गए, आपने शूज खरीदे हैं, वो शूज है 2000 रुपीज के। जैसे आप मार्केट में जाके ये सब खरीद सकते हो, वैसे आप फॉरेन करेंसी भी खरीद सकते हो। आपको $1 खरीदना है तो इसकी भी एक प्राइस होती है ना। तो ये जो प्राइस होती है, 11th क्लास में सभी बच्चों ने याद होगा, मार्केट पढ़ा होगा, जहां पे प्राइस डिटर्मिनेशन होता है। बेटा वो जो प्राइस डिटर्मिनेशन होता है वो किससे होता है? मार्केट फोर्सेस से होता है, डिमांड एंड सप्लाई से होता है, कि भाई मार्केट की जो फोर्सेस हैं उनका जब इक्विलिब्रियम होता है तो वहां पे प्राइस डिसाइड हो जाती है ना। सेम फंडा यहाँ पे भी है, जैसे कोई कमोडिटी होती है उसी तरह से करेंसी का भी काम होता है, कि जैसे कमोडिटी की प्राइस डिसाइड होती है उसी तरह से करेंसी की भी प्राइस डिसाइड होती है ना। तो याद रखें, हर कंट्री में अपनी सप्लाई और अपनी डिमांड चेन होती है। ओके, हो सकता है यूएसए में सप्लाई डिमांड कुछ ज्यादा हो, जिसकी वजह से उनकी करेंसी बाकी कंट्रीज की करेंसी के मुकाबले मजबूत है, हमारे इंडिया में कम है ना। और साथ में गोल्ड का भी फर्क इसमें पड़ता है, डेफिनेटली इसमें गोल्ड का फर्क पड़ता है, और आप कौन सा वाला एक्सचेंज रेट सिस्टम अपनाते हो उसका ही फर्क पड़ता है ना। बहुत सारी इसमें चीजें हैं जो चैप्टर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। पर सर हमेशा ज्यादा ही रहती है सर वैल्यू तो। हाँ ज्यादा ही रहेगी, ज्यादा ही रहेगी, वो कंट्री ऐसी है यार, है ना। अब देखो यार, देखो बहुत कॉमन सेंस वाली बात है, इंडिया जो है, अगर इंडिया बिजनेस करता है 20 कंट्रीज के साथ में, ठीक है, तो यूएसए बिजनेस करता है आपके 120 कंट्रीज के साथ में, है ना। ऑब्वियसली उनका नेटवर्क ज्यादा बड़ा है, उनके पास फॉरेन करेंसीज ज्यादा है, फॉरेन करेंसीज की डिमांड ज्यादा है, खपत ज्यादा होती है। जब हर चीज इतनी ज्यादा होती है ना, तो ये मान के चलो कि उनकी करेंसी की वैल्यू ज्यादा रहेगी। ओके, और उनके पास कंपैरेटिवली गोल्ड भी ज्यादा होता है। अब तुम अगर वर्ल्ड में देखोगे, तुम्हारी एक जिज्ञासा होगी, सर सबसे ज्यादा जो करेंसी की वैल्यू है वो किस कंट्री की है? बच्चों जो अरेबियन कंट्रीज होती है ना, जो अरेबियन कंट्रीज, जो गल्फ कंट्रीज होती कतर। है, उनकी सबसे ज्यादा वैल्यू होती है करेंसी की। जैसे कुवैत वगैरह हो गया, दिनार वगैरह कतार में। होता है ना, इनकी बहुत ज्यादा, कतर कतार। वगैरह जो होता है,
बिल्कुल। ऐसा क्यों? क्योंकि भैया उनके रिलेशन इतनी कंट्रीज से हैं, हर किसी को पेट्रोल चाहिए नहीं यार, मुझे बताओ, पेट्रोल एक बहुत एसेंशियल चीज है, हर किसी को चाहिए। तो उनके रिलेशन हर कंट्री के साथ में है, उनके पास हर कंट्री का फॉरेन एक्सचेंज है, ओके, और हर कंट्री का फॉरेन एक्सचेंज बहुत ज्यादा है, वो परचेजिंग भी करते हैं, सेलिंग भी करते हैं, तो ऑब्वियसली उनकी वैल्यू ज्यादा रहेगी यार, है ना? हम इंडिया से कंपेयर नहीं कर सकते उसको। क्वेश्चन क्लियर हो गया भुवन और यस भवदीप? सर। ज्यादा क्यों होती है, ये किसने पूछा था, है ना? जिसने पूछा होगा। चलो खैर, ये हमने बहुत कॉमन डिस्कशन कर लिया है, बहुत कॉमन डिस्कशन कर लिया। अब जरा मैं तुम्हें एक चीज यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। बिल्कुल मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, आज हमने प्रॉपर स्टार्ट नहीं किया है, सब जानकारी के लिए सुनेंगे। सभी के मन में ये बात आती है कि सर आखिरकार ये डिसाइड होता कैसे है। जैसे हमारे इंडिया में $1 इक्वल्स टू 70 रुपीज चल रहा है। मतलब आप अगर यूएसए जाओगे घूमने फिरने या कुछ भी करने, तो आपको वहां पे डॉलर लेके जाना पड़ेगा, ऑब्वियसली रुपीज तो लेके जाओगे नहीं जेब में, अलाउ भी नहीं है फॉरेन करेंसी वहां पे। तो अगर आप लेके जाते हो तो आपको इंडिया से ही या फिर वहां पे एयरपोर्ट पर उतरने के बाद आपको क्या करवाना होगा, कन्वर्जन करवाना होगा। आपके पास जितने रुपीज हैं उसको आप कन्वर्ट करवाओगे किसमें, डॉलर्स में। तो आपको $1 खरीदने के लिए 70 रुपए देने होंगे वहां पे, ओके। आपको कितने देने होंगे, 70 रुपए देने होंगे $1 खरीदने के लिए। तो सर ये किसने डिसाइड कर दिया कि 70 देने होंगे? बेटा ये वही चीज है कि भाई हमारे यहाँ पे एक मोबाइल की प्राइस क्या है, भिंडी की मार्केट में क्या प्राइस चल रही है, आलू टमाटर का भाव क्या है, ये सब डिसाइड कैसे होता है, वैसे ही ये भी डिसाइड होता है। कोई नई चीज नहीं है इसमें। 11th क्लास में सभी लोग प्राइस डिटर्मिनेशन पढ़ के आए हैं या नहीं पढ़ के आए हैं, यस और नो में आंसर दो। मार्केट चैप्टर सबने पढ़ा है? मार्केट चैप्टर पढ़ा No, होगा, sir. काफी सारे बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा, कोई बात नहीं। मार्केट चैप्टर सब बच्चों ने पढ़ा होगा लगभग लगभग, है ना? वहां पे आपको ये सिखाया जाता है कि बेटा हम जहां पे इक्विलिब्रियम होता है वहां पे प्राइस डिसाइड हो जाती है। जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल दूं, सभी बच्चे डिमांड के बारे में जानते हैं, सब जानते हैं डिमांड के बारे में। बेटा जैसे कमोडिटीज की डिमांड होती है ना, वैसे करेंसी की भी डिमांड होती है, फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड होती है। चलो मैं तुम्हें फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड के बारे में बताता हूँ। पहला सवाल तो ये उठता है कि फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड आखिरकार किसी कंट्री को होती क्यों है? तो जरा तुम लोग सोचो और मेरे को बताओ कि किसी कंट्री की करेंसी आपको क्यों चाहिए आखिरकार, है ना? फॉरेन करेंसी की डिमांड क्यों है? आपको फॉरेन करेंसी क्यों चाहिए, क्या करना है आपको उससे? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, बिल्कुल, लेकिन इसको तुम प्रॉपरली बोलोगे भाई सबसे बड़ी बात है इंपोर्ट के लिए चाहिए यार। किसके लिए चाहिए आपको? फॉरेन करेंसी आपको चाहिए इंपोर्ट के लिए, क्योंकि आपकी कंट्रीज में बहुत सारी चीजें ऐसी है जो नहीं होती है, वो आप कहां से परचेज करोगे, दूसरी कंट्रीज से। तो दूसरी कंट्री की करेंसी की डिमांड है आपको। मैं जो बोल रहा हूँ बातें समझ में आ रही है नहीं आ रही, पहले तो बताओ मेरे को, यस और नो। आ रही है सर। यस यस Yes, सर। sir. ओके, तो आपको फॉरेन करेंसी की डिमांड क्यों है? नंबर 1 चीज, क्योंकि आपको इंपोर्ट करने होते हैं, आपको परचेजिंग करनी होती है। किसके इंपोर्ट करने होते हैं? इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आपको गुड्स एंड सर्विसेज को इंपोर्ट करना होता है, ठीक है। दूसरा रीजन क्यों चाहिए होती है हमें? टूरिज्म पर्पस के लिए। आपके इंडिया से कोई बंदा अगर बाहर घूमने जाता है किसी भी कंट्री में, तो क्या वो अपने इंडिया के गांधी जी को लेके जाएगा क्या जेब में रख के? ये बताओ मेरे को। नो सर, No, sir. नो सर। तो आपको किसकी जरूरत है? डॉलर। बिल्कुल, डॉलर नहीं, मतलब किसी भी फॉरेन करेंसी की जरूरत है ना? ठीक है, दूसरा रीजन ये हो गया। तीसरा रीजन होता है जो हम जानते हैं, जिसका एग्जांपल अभी किसने दिया भी था, वो कहलाता है बच्चों यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। मैं बताता हूं क्या ये यूनिलैटरल ट्रांसफर्स सेंट अब्रॉड। ये क्या होता है यूनिलैटरल ट्रांसफर्स? बच्चों ये कुछ भी नहीं है, ये वो है कि एक देश का बेटा दूसरे देश में जाके काम करता है, अपने माँ बाप को अकेला छोड़ जाता है ना? अब तुम समझ गए होंगे किसकी बात कर रहा हूं मैं, है ना? कि जब भी आप फॉरेन कंट्री से क्या भेजते हो, या फिर मैं इसको थोड़ा उल्टा करूंगा, जैसे कोई यूएसए की फैमिली है, इमेजिन कोई यूएसए की फैमिली है, उस यूएसए की फैमिली का जो बेटा है वो कहाँ काम करता है? इंडिया में काम करता है। अब मेरे को बताओ, वो इंडिया में काम करता है, पैसा कमाता है, वो यूएसए में अपने माँ बाप को भेजना चाहता है,
तो ये मुझे आंसर दो कि वो क्या भेजेगा, रुपीस भेजेगा या डॉलर भेजेगा? डॉलर डॉलर भेजेगा, डॉलर डॉलर भेजेगा ऑब्वियसली। तो वो डॉलर भेजेगा तो आपको डॉलर चाहिए ना उसके लिए, वरना कैसे भेज देगा? आपको उसके लिए स्टॉक चाहिए, ठीक है, ये भी बात ठीक है सर। और किसके लिए चाहिए होता है हमें? हमें चाहिए होता है परचेजिंग ऑफ एसेट्स इन फॉरेन कंट्री। आपको यूएसए में क्या ओपन करना है? अपना एक एम्बेसडर ऑफिस ओपन करना है। अपने एम्बेसडर का, इंडियन एम्बेसी बोल दूं उसको मैं, इंडियन एम्बेसी आपको ओपन करनी है। उसके लिए आपको लैंड परचेस करना है। अब मुझे बताओ, यूएसए में अगर गवर्नमेंट लैंड परचेस करेगी तो क्या वो पेमेंट रुपीस में करेगी या डॉलर में करेगी? डॉलर में डॉलर में करेगी। इसके लिए भी डॉलर चाहिए। और लास्ट एक होता है रीपेमेंट ऑफ लोन। आपने दूसरी कंट्री से उधार ले रखा है, दूसरी कंट्रीज से आपने उधार लिया हुआ है। अब मुझे बताओ, जिन जिन कंट्रीज से आपने उधार लिया है उनको रीपेमेंट करोगे तो उनकी करेंसी में करोगे ना? यस और नो? यस सर तो बेटा ये सारे Yes, sir. रीजन है ये सब कि किसी कंट्री की करेंसी की डिमांड आखिरकार क्यों होती है, या फिर मैं बोलूं फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड के रीजन क्या है। दीज आर द रीजंस फॉर डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसी की डिमांड किसी कंट्री को क्यों होती है? इंपोर्ट करने के लिए, टूरिज्म पर्पस के लिए, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स के लिए, परचेजिंग ऑफ एसेट्स इन फॉरेन कंट्री और रीपेमेंट ऑफ लोन, इसके लिए डिमांड होती है। अब जरा मैं डिमांड के बारे में तुम लोगों से पूछता हूं, 11th क्लास में सबने डिमांड पढ़ा है, डिमांड पढ़ा है। डिमांड का एक बहुत कॉमन सा रूल है, गोल्डन रूल जिसको कहते हैं, कि भाई प्राइस एंड डिमांड, इनके बीच में रिलेशन कैसा होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव। अच्छा बेटा, इनके बीच में सर नेगेटिव रिलेशन होता है। क्या कर रहे हो तुम लोग? इनके बीच में नेगेटिव रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इनके बीच में जो रिलेशन है वो कैसा होता है? इनवर्स। कैसे? अगर प्राइस बढ़ जाती है तो उस कमोडिटी की डिमांड क्या हो जाती है?